दोस्तों नमस्कार। सिर्फ 100 घंटे का वक्त बचा है अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने में, यानी 31 अगस्त, यानी 100 घंटे के भीतर अमेरिकी फौज जिसे चाहे उसे निकाल ले। उसके बाद इजाजत अमेरिकी फौज को अफगानिस्तान की जमीन पर नहीं दिया जाएगा। और बीते 13 दिनों से, यानी 14 अगस्त से लेकर 27 तारीख तक लगभग 95,700 लोगों को वहां से निकाला जा चुका है। अगर इस काल को देखिए तो आने वाले 4 दिनों के भीतर ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 हजार लोगों को अफगानिस्तान की जमीन से निकाला जा सकेगा। दुनिया के तमाम देश अपने हवाई जहाज को भेज रहे हैं, वहां से लोगों को निकाल रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया है, वो ब्रिटेन है, वो भारत भी है, वो अमेरिका भी है, वो जर्मनी भी है, वो इटली भी है। लेकिन अब अगले 100 घंटों में क्या होगा या उसके बाद कौन सी परिस्थिति बनेगी, कोई नहीं जानता है। क्योंकि जो 3 धमाके हुए उसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और वो धमाके हवाई अड्डे के इर्द गिर्द इसलिए किए गए क्योंकि एक संदेश पूरी दुनिया में जा सके कि अफगानिस्तान छोड़कर जाने वाले लोग इस संदेश को साथ लेकर जाएं कि अफगानिस्तान की जमीन पर अब विदेशियों की मौजूदगी वो नहीं चाहते हैं, या फिर तालिबान की मौजूदगी जिस भी रूप में हो, लेकिन वह अमेरिकी प्रस्त लोगों को यहां पर टिकने नहीं देंगे। अमेरिका ने भी अपने तौर पर हालांकि जरूर चेतावनी दे डाली, अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल इतना भर नहीं है। सवाल तो यह है कि तालिबान जिन परिस्थितियों में आज आकर खड़ा है, उसको मदद किसने की, उसको जमीन किसने दी, उसकी सियासत को आगे बढ़ने की इजाजत किसने दी, उसके कट्टरवाद को और उसके हिंसक परिस्थितियों में हथियारों का जखीरा किसने दिया, उसे आर्थिक मदद कौन लगातार दे रहे थे। हमें लगता है चंद पन्ने जब आप खोलने शुरू कीजिएगा तो आपके जहन में यह सबसे बड़ा सवाल होगा कि जिस वक्त रूसी फौज की आखिरी टुकड़ी अफगानिस्तान को छोड़कर निकली, उस वक्त CIA के हेडक्वार्टर वर्जीनिया में शैंपेन पार्टी हुई इस खुशी में कि अब रशिया की फौज वहां से निकल गई। और जब अमेरिका की फौज अफगानिस्तान की जमीन को छोड़ने पर सहमति जताती है, उसी वक्त रशिया के सेना के भीतर भी जश्न होता है। और रशिया की सूची में जो तालिबान कल तक अंतर्राष्ट्रीय टेररिज्म के दायरे में आता था, वह उस सूची से हटा दिया जाता है। ये सिर्फ कौन सी परिस्थितियां हैं, क्योंकि जब आप समझौता कर मदद करने वाले देशों को देखना शुरू करेंगे तो रशिया की फौज की मौजूदगी में अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ये तमाम 7 देश जो हैं आपको मदद करते हुए दिखाई देंगे तालिबान के एक वक्त के मुजाहिदीन से तालिबान तक का सफर। और उन परिस्थितियों में आर्थिक मदद इन्हीं देशों ने दी है, हथियार का जखीरा इन्हीं देशों ने दिया है। और जब अमेरिकी फौज अफगानिस्तान के भीतर आती है तो एक चेहरा बदलता है। अमेरिका की जगह वहां आकर रशिया खड़ा हो जाता है। और वही देश है, रशिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, ईरान है, सऊदी अरब है, UAE है, ये तमाम देश अपने तौर पर मदद करते हैं। ये परिस्थितियां बतलाती क्या, और आज की तारीख में जब अफगानिस्तान के तालिबान के साथ कोई समझौता नहीं कर रहा है, लेकिन उसको कोई खारिज भी नहीं कर रहा है इन तमाम देशों के साथ, तो इसके मतलब मायने क्या है? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पर संबंधों को लेकर एक नए युद्ध का ऐलान है अफगानिस्तान के मद्देनजर? और अफगानिस्तान के भीतर तालिबान की मौजूदगी खुले तौर पर क्या यही दिखलाती है कि दरअसल अफगानिस्तान के समाधान के लिए ना तो रशिया आया था, ना अमेरिका आया, और रशिया से पहले ब्रिटेन भी 3 बार वहां पर आया था। 1839, 1880, 1990, 3 बार उसने कोशिश की, लेकिन तीनों बार वो सफल नहीं हो पाया। और इस इतिहास के पन्नों का एक सच यह है कि कैसे मुजाहिद को आगे बढ़ाया गया, कैसे वह तालिबान की शक्ल में आया, कैसे पश्तूनों के हाथ में हथियार आते चले गए, और कैसे जातिगत संघर्ष और समुदायों के संघर्ष तले अफगानिस्तान का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक एक्सप्लॉयटेशन की शुरुआत हुई। क्योंकि सवाल अफगानिस्तान का सिर्फ इतना नहीं है कि वहां दुनिया की सबसे ज्यादा अफीम होती है, सवाल यह भी है वहां पर, वहां की जमीन तले जितनी खनिज संपदा दबी हुई है उस पर कौन कब्जा करेगा और उससे दुनिया के बाजार में कौन अपना हक जताएगा। 21वीं सदी का यह अनूठा सच है। ऐसे में हमें लगता है कि आज उन पन्नों को खोलने की जरूरत है जहां पर एक तरफ अफगानिस्तान की अपनी परिस्थितियां हैं, उसे पता है कि उसकी GDP का 40% जो विदेशी मदद से आता था वो बंद हो चुका है। उसे पता है लगभग $9 बिलियन जो उसके अपने राष्ट्रीय बैंक जो कि अमेरिका में खाता था,
द अफगानिस्तान बैंक का, उसको फ्रीज कर दिया गया है। उसे पता है ना जर्मनी मदद कर रहा है, ना अमेरिका मदद कर रहा है आज की तारीख में, ना IMF मदद कर रहा है, ना वर्ल्ड बैंक मदद कर रहा है। उसे पता है कि उसके यहाँ सूखा भी पड़ा है, उसे पता है यहाँ की गरीबी, मुफलिसी, और उसे पता है पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई है, पूरा बैंकिंग सिस्टम ठप हो गया है, ATM कोई मायने नहीं रखता है, अफगानिस्तान की करेंसी का कोई मतलब नहीं है और डॉलर की आवाजाही बंद हो चली है। इन सब के बीच में जो देश उसके इर्द गिर्द खड़े हैं और जो इस वक्त कूटनीतिक ना कहें बल्कि आर्थिक समझौतों के मद्देनजर खड़े हैं और शायद राजनीतिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौदेबाजी में जो अपना हक चाहते हैं, उसमें चीन भी है, उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें रशिया भी है, उसमें सऊदी अरब भी है और उसमें अपने तौर पर ईरान भी खड़ा है। ये वही ईरान है जिसके 8 राजनयिक की हत्या 1998 में कर दी गई थी और ये जानता है कि शिया सुन्नी का भी झगड़ा है, लेकिन मौजूदा वक्त का सच यही है कि शिया सुन्नी मायने नहीं रखते हैं, आर्थिक परिस्थितियां मायने रखती है, क्योंकि ईरान पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है और जो भी अमेरिका के साथ है वो ईरान के साथ आर्थिक तौर पर कोई व्यवसाय नहीं करेगा, यह भी हर कोई जानता है। तो ऐसे में ईरान भी क्या करेगा? यानी टकराव की परिस्थितियों में एक जगह आपको यूक्रेन को भी देखना पड़ेगा जो कि रशिया के ठीक विरोध में खड़ा है। उस यूक्रेन को मदद करने के लिए जर्मनी भी है और अमेरिका भी है। यानी इस पूरे इलाके के भीतर में तमाम देशों का जिक्र करते हुए जैसे ही हम भारत का नाम लेंगे, आपके जहन में यह सवाल आएगा, भारत ही एकमात्र देश है जिसने अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, डैम, सड़क, स्कूल, इन सब लेकर पैसा लगाया, $3 बिलियन से ज्यादा का लगाया। वो चाहता था कि नवनिर्माण हो अफगानिस्तान का, लेकिन भारत आज कहीं नहीं टिक पा रहा है। हालांकि सुरक्षा परिषद की चेयरमैनशिप भी भारत के पास है, भारत के प्रधानमंत्री 1 महीने के लिए चेयरमैन है उसके, लेकिन उसके बावजूद भी ध्यान दीजिए, G7 की बैठक में एक आवाज गूंजती है, भारत को भी इस बैठक में बुलाना चाहिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हर देश की अपनी जरूरत अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर अपने लिहाज से रही है। शायद इसीलिए जब आज अफगानिस्तान की अपनी हालत नाजुक है तो हमें लगता है कि आज उन पन्नों को खोलिए जिससे आप समझ पाएंगे कि दरअसल ये किसी भी देश के लिए अफगानिस्तान का मतलब है क्या। अमेरिकी फौज जब अफगानिस्तान में 20 साल तक रही तो उसने लगभग 1100 बिलियन डॉलर वहां पर खर्च किया और उसमें से लगभग 80% सिर्फ अपनी सेना पर खर्च किया और सिर्फ 2% वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया। आप जानना चाहते हैं कितनी बड़ी तादाद में वहां पर पैसा खर्च किया गया? दरअसल 1100 बिलियन डॉलर का मतलब एक लिहाज से भारत की पूरी GDP उसमें समा जाएगी। इतना पैसा 20 साल में खर्च किया गया, यह एक फैक्ट है। लेकिन इसके आगे की परिस्थिति को आप देखिए, अमेरिकी फौज पर 60 लाख करोड़ रुपया खर्च किया गया, अफगान के फौज पर लगभग 6,15,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया, लगभग अफगान की जनता पर जो पूरा खर्च हुआ वो 9,68,000 का है। ड्रग्स के खिलाफ लगभग 74,175 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जो अमेरिका की एजेंसी CIA है उसके काम पर 15 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन 1,11,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इकोनॉमिक सपोर्ट जो दिया गया वो तकरीबन 21 बिलियन डॉलर यानी 1,55,000 करोड़ रुपया लगभग खर्च किया गया। और जो पानी, शौचालय, स्कूल, क्लिनिक्स, डिजिटल कनेक्टिविटी, कृषि उपकरण, भोजन कार्यक्रम, इस पर अमेरिका ने खर्च किया सिर्फ 2%। सवाल इसके आगे का ये हो चला है कि अगर आप ध्यान दीजिए तो बार बार इस बात का जिक्र होता है कि तालिबान ने हमेशा जिन माध्यमों से कमाया है उन माध्यमों के जरिए उसके पास आकूत पैसा आते रहा। दुनिया के दूसरे देश मदद तो कर रहे थे लेकिन आकूत पैसा आता रहा। लेकिन अब सवाल है, उसको देश चलाना है, अब कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाना है। और पश्तूनों की तादाद भी वहां पर 40% है, यानी अफगानिस्तान की 4 करोड़ की जनसंख्या में अगर आप पश्तून को भी लीजिएगा वो तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। और उसमें भी तालिबान को लीजिएगा जो कि लड़ाके थे और उनके साथ जुड़े हुए थे, इनकी तादाद भी आपको 1 करोड़ आते आते आप थक जाइएगा। लेकिन अब तो पूरे देश को चलाना यानी पूरा इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स हो गया है। ऐसे में उन डॉक्यूमेंट्स को देखने की जरूरत है। हमें लगता है एक किताब का जिक्र आपसे करते हैं, स्टीफन टैनर की किताब है। इन्होंने अफगानिस्तान के नाम से किताब लिखी और ये इसको ऑक्सफोर्ड ने छापा है इस किताब को। इस किताब के भीतर ही इस बात का जिक्र है कि जब आखिरी ट्रुप अफगानिस्तान से निकला रशिया का तो वर्जीनिया में के CIA हेडक्वार्टर में शैंपेन पार्टी हुई। इस किताब में